उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। जब मैं अंजुमन में आया हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि 1974 में तो यहाँ की इमारत तो थी नहीं, एक बड़ी पुरानी सी थी, वो ख़त्म ही हो गई थी। फिर वहाँ से इसको शिफ्ट करना दिल्ली आसान काम नहीं था। उसमें यह हुआ कि जब अंजुमन को दिल्ली लाने का सवाल पैदा हुआ तो मेरे सारी मुखालफत हो गई शुरू ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि खलीक इतने लोगों को भूखा मारना चाहता है, ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के बहुत से अखबार ऐसे थे जो मेरे ख़िलाफ़ निकले थे। अच्छा, वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं थे, वो उनके हक़ में थे जो अलीगढ़ में उनका ख्याल था कि वो उजाड़े जा रहे हैं। अंजुमन में मेरी जो सबसे बड़ी मदद किसी ने की वो कर्नल बशीर हुसैन जरी थे। मैंने फिर ये कोशिश की उस वक्त कि क्या करूं। अखबार निकालने का सवाल था, हमारी ज़बान ये बहुत पुराना 1939 का था और बड़ा काम का था। इसमें हिंदुस्तान की तमाम अहम खबरें शाया होती थी। मैंने उसको पिकअप किया एज एन एडिटर और खुदा का शुक्र है आज भी वो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे रिसालों में अखबारों में गिना जाता है। मैंने पूरी कोशिश की कि अंजुमन का कोई काम इस तरह का करूं जो यादगार रहे। मैंने इस तरह के काम किए और खुदा का शुक्र है वो यादगार बने, इस तरह के काम हुए। सरपरस्त बने हमारे, यानी उनकी सर आगा खां की सदारत में अंजुमन का पहला जलसा अलीगढ़ में हुआ, सर आगा खां के, और ये भी बहुत बड़ी शख्सियत थे उस ज़माने की। फिर बेगम सुल्तान जहाँ इसकी सदर मुंतखब हुई। फिर एक साहब थे सर वॉकर, ये प्रोफेसर थे फ़िलासफ़ी के लाहौर में। ये इत्तफाक से उर्दू में बहुत दिलचस्पी लेते थे और वो अंजुमन के सदर मुंतखब हुए। अंजुमन को फ़रोग़ और हासिल हुआ, लोगों ने उसकी तरफ फ़रोग़ हासिल हुआ का मतलब मेरा यह है कि उसकी तरफ लोगों ने तवज्जो करनी शुरू की और तवज्जो हुई। उस ज़माने का कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं था, कोई बड़ा राइटर ऐसा नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने मरने के दम तक, मरने तक अंजुमन के सदर वो रहे, मेंबर रहे। गर्ज़ ये है कि अंजुमन में दिलचस्पी पैदा हो गई सभी लोगों की और बड़ा काम हुआ अंजुमन में। ये तो इसकी शुरू की बात है। फिर ज़मीन ली अंजुमन ने, कोशिश की गवर्नमेंट से, मगर 1947 में दो काम बड़े ख़राब हुए हमारे ख़िलाफ़। एक तो ये कि अंजुमन की एक बिल्डिंग, अंजुमन किराए पर दिल्ली आ गई थी। अंसारी रोड पर एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, अंसारी रोड उसी नाम पर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसको आग लगा दी गई, जो होता है फसादात में। तो बहुत अंजुमन को बहुत नुकसान हुआ। उस वक्त तक अंजुमन 5-6 लाख रुपए का, उस ज़माने के 5-6 लाख रुपए का असासा तैयार कर चुकी थी। इतना पैसा उसके पास था, लेकिन वो सारी किताबें जल गई। वो किताबें मैंने भी खुद ख़रीदी भी हैं, वो किताबें जली भी, और मैंने अपनी आंखों से देखी भी हैं। अंजुमन की एक सबसे बड़ी खुशनसीबी ये थी कि डॉक्टर अब्दुल हक आ गए। और डॉक्टर अब्दुल हक जो थे ये अजीब व गरीब आदमी थे। इनको जब वहाँ सेक्रेटरी मुंतखब किया गया दिल्ली में तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इनका एक बयान बहुत अच्छा था। इन्होंने कहा कि अंजुमन जब मुझे मिली थी तो इसका असासा सिर्फ इतना था कि एक टीन का डिब्बा था जो पुरानी रस्सी से बंधा हुआ था, और जब मैं खोला उसको
तो उसमें 2-4 पुरानी दवातें, खाली दवातें और कुछ कलम और पुराने कागज़ थे। ये था जो मुझे मिला। और जब अंजुमन को आग लगी है हैदराबाद इसमें दिल्ली में, तो साहब ये बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी, मगर बदनसीबी से कुछ नहीं हुआ। उस वक्त जब बिल्डिंग को हमारी तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, तो 2 आदमी हमारे काम आए। मैं अभी पिक्चर में नहीं आया हूँ, वो आए, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने अंजुमन को बहुत सपोर्ट किया। हमारे यहाँ गॉडरेज की लोहे की लाइब्रेरी वो थी, अलमारियाँ, वो अलमारियाँ बड़ी सेफ थी और लोहे की थी। इन्होंने उनमें किताबें बंद की और दिल्ली कॉलेज जो अब है, पहले था, अब तो अजमेरी गेट पे है, उसमें ले जाके वो अलमारियाँ सेफ कर दी। अब जाहिर है कि पंडित नेहरू अगर उन किताबों को वहाँ रखें तो सेफ रहेंगी, वो वहाँ सेफ रहीं। फिर कुछ दिन बाद जो कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे हुए बाद में, बेग साहब, उनको सूझी कि इस कॉलेज को ज़िंदा करना चाहिए। अब उन्होंने कोशिश की गवर्नमेंट से और किसी न किसी तरह से वो कामयाब हो गए कि दिल्ली कॉलेज फिर ज़िंदा हो। अब उसका मसला ये था कि उनकी बिल्डिंग तो अंजुमन के पास आ चुकी थी, तो उन्होंने फिर बात की गवर्नमेंट से और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह से। तो फिर ये हुआ, तय पाया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोठी में वो अलमारी रखी जाए उस वक्त तक, जब तक कि कोई और जगह ऑल्टरनेटिव न मिले। फिर उसके बाद जब ऑल्टरनेटिव जगह मिली तो वो किताब अलमारियाँ वहाँ से हटा ली गई। यानी बड़ी स्ट्रगल की हमने, ख़ास तौर से उर्दू घर की किताबें में। ये कहानी बहुत लंबी है अंजुमन की। यानी मैं क्या आपसे बताऊं कि मेरे ख़्याल से मुश्किल ही से कोई इदारा ऐसा होगा जिसकी तारीख़ इतनी तवील ना हो। असल में ऐसा है कि मौलवी अब्दुल हक जब अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी हुए तो उन्होंने उसके साथ ही एक सहमाही उर्दू जरीदा शुरू किया और उसका नाम रखा था उन्होंने उर्दू, सहमाही उर्दू। ये रिसाला 1922 से जारी है, ये इसकी तारीख़ है, जिसका मतलब है कि इसको भी तकरीबन अब 90 साल 91 साल हो गए और अंजुमन को 111 साल हो गए। अच्छा, इसके पहले जो मुदीर थे वो थे मौलवी अब्दुल हक। 1947 तक वो इसके मुदीर रहे। 47 में पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान तकसीम हो गया और उस वक्त उर्दू की हालत से मौलवी अब्दुल हक इतने मायूस हुए कि उन्होंने सोचा कि शायद उर्दू का अब हिंदुस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं रह गया है, इसलिए उर्दू को कम से कम उस टुकड़े में तो बचा के रख लिया जाए जिसका नाम अब पाकिस्तान ठहरा है। तो इसलिए वो अंजुमन का थोड़ा बहुत सामान जो वो ले जा सकते थे अपने साथ, किताबें ये बांध कर वो अपने साथ पाकिस्तान ले गए। एक दिलचस्प कहानी का पार्ट इसमें ये है कि अंजुमन के एक बहुत पुराने रुकन थे पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी, वो भी उर्दू के बड़े पुराने आशिक थे और वो मौलवी अब्दुल हक के साथी थे और उनके भी आशिक थे। तो उन्होंने सोचा कि जब उर्दू को ज़िंदा रखने की बात है तो मैं भी क्यों ना मौलवी साहब के साथ पाकिस्तान ही चलूँ। तो वो भी पाकिस्तान चले गए उनके साथ कि अब हम उर्दू का काम वहाँ करेंगे, उर्दू को कम से कम पाकिस्तान में तो ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद ये तस्वीर साफ़ हुई कि नहीं, उर्दू पर हिंदुस्तान में बुरा वक्त तो पड़ा है लेकिन इतना बुरा वक्त नहीं पड़ा है कि उर्दू वहाँ से मिटी जाएगी। तो फिर मौलवी अब्दुल हक ने ही खुद कैफ़ी साहब को, यानी पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी साहब को ये मशवरा दिया कि देखो कैफ़ी, यहाँ तो उर्दू का मोर्चा मैं संभाल लूँगा, तुम वापस हिंदुस्तान जाओ और तुम वहाँ जाकर उर्दू का मोर्चा संभालो। तो उनके कहने पर पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी वापस हिंदुस्तान आए और उन्होंने अंजुमन के साथ, जो हिंदुस्तान की अंजुमन थी, उसके साथ अपना काम शुरू किया। तो इस तरह ये अंजुमन 2 हिस्सों में बढ़ गई, अंजुमन पाकिस्तान और अंजुमन चूँकि हिंदुस्तान में भी थी तो इसलिए इसका नाम ठहरा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। अच्छा, अब रिसाला उर्दू मौलवी अब्दुल हक वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ से भी जारी रखा। अब यहाँ से भी रिसाला उर्दू जारी है, वहाँ से भी जारी हो, डिस्टिंक्शन क्या हो? तो जिस तरह उसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान और इसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद था, उसी तरह से इस पर्चे का नाम रख दिया गया बजाय उर्दू के उर्दू अदब। इसमें अदब लफ्ज़ का इजाफा कर दिया गया। तो 1947 के बाद से ये रिसाला उर्दू जो एक था दोनों का,
ये हिंदुस्तान की अंजुमन का ये उर्दू अदब है। पाकिस्तान से अब भी उर्दू ही निकलता है, जो इसका पुराना नाम था। मौलवी अब्दुल हक का जो फील्ड बहुत वास्ट था, विजन, ये वॉज ए विजनरी। उन्होंने, उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उर्दू का जितना क्लासिकल लिटरेचर था, जो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में था, अनपब्लिश फॉर्म में था, उसको न जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाल के उन्होंने एडिट किया और पब्लिश किया। ये उनका बहुत बड़ा काम है। आज हमारे पास उर्दू का जितना भी क्लासिकल लिटरेचर ज़िंदा है, उसका 90% जो है वो इसलिए ज़िंदा है कि अब्दुल हक रीडिस्कवर्ड इट। ये उनका, इसीलिए उनको टाइटल मिला है बाबा उर्दू का। उनको हम बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक इसलिए कहते हैं। तो ये अंजुमन का बुनियादी काम दरअसल ये है, इल्मी काम, तहकीकी काम, तनकीदी काम। इसलिए ये पर्चा जो है, इसमें भी ये एक तरह का इल्मी पर्चा है। यानी इसमें हम कल्चर को डिस्कस करते हैं, इसमें हम फ़लसफ़े को डिस्कस करते हैं, सियासत को डिस्कस करते हैं, लिटरेचर को डिस्कस करते हैं, लेकिन एज सच क्रिएटिव लिटरेचर नहीं चाहते इसके अंदर। होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। अब इसमें जो डायलेमा देखिए कि आराम तलब जो कि साये में पड़ा हुआ है, लेकिन दीवार के साये में पड़ा हुआ है, किसी सड़क पे पड़ा हुआ है, किसी दीवार के साये में, वो कोई आराम की जगह थोड़ी है। तो ये जो कंट्रास्ट, होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तराब की सी है। तो मैं तो खूबा को जानता ही हूँ, खूबा हसीन लोग, पर मुझे भी वो खूब जाने हैं। ये भाषा जो, पर मुझे भी वो खूब जाने हैं। तो ये मीर की भाषा का रस है। उर्दू और हिंदी की बात जब होती है कि इतना रिजर्वेशन था कि एक साहब थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, बिल्कुल चेस्ट उर्दू बोलते थे, लेकिन वो कहते थे कि मेरी ज़बान हिंदी है और ये जो कुछ मैं बोलता हूँ हिंदी बोलता हूँ। वो देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, वो उर्दू स्क्रिप्ट में अपनी हिंदी लिखते थे और कहते थे कि मेरी हिंदी का स्क्रिप्ट ये है, मैं अपनी हिंदी इसमें लिखता हूँ। अब ये बताइए कि उर्दू और शिव प्रसाद सितारा हिंद की हिंदी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। लेकिन ठीक है, वो कहते थे मीर के ज़माने में इस सारी भाषा को हिंदी कहा जाता था। मैंने आपको ये सुनाया कि क्या जाने लोग कहते हैं किसको सुरूर क़ल्ब। सुरूर क़ल्ब फ़ारसी तरकीब है, इसमें इजाफत है सुरूर क़ल्ब, यानी दिल का सुकून, दिल का सुरूर। का की जगह इजाफत लगा दी एक ही, तो आया नहीं ये लफ्ज़ ये हिंदी ज़बान के बीच। मैं तो सरल भाषा बोलने वाला आदमी हूँ, मेरी समझ में ऐसे लफ्ज़ नहीं आते। देखिए, इसकी मैं शुरुआत से लेके चलता हूँ। सन 84 में मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उस वक्त डॉक्टर खलीक अंजुम जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं वो यहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने गालिब के खतूत जो मुरत्तिब किए, तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इदारा अदबियात हैदराबाद जाना पड़ा, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना जाना पड़ा। तो उन चक्करों में काफ़ी उनको खतूत ढूंढने में बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो उनके दिमाग में एक तजवीज़ ये आई थी कि हम क्यों ना अंजुमन में भी एक सेक्शन आर्काइव्स के नाम से शुरू करें। तो जब मेरा उन्होंने अपॉइंटमेंट यहाँ करा, तो उन्होंने अपने जो ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद था ज़ाती, वो उन्होंने मुझे सुपुर्द किया कि आप इनको जमा कीजिए। और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि बहुत अच्छा खतूत निकल रहे हैं उनके ज़ख़ीरे में, पुराने अदीब राइटर, क्या नाम है आपका, काजी अब्दुल वदूद, क्या नाम अपना इम्तियाज़ अली अर्शी, मसूद हुसैन रिजवी अदीब, इस तरह के बहुत खतूत इस तरह जो अब इस टाइम में उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे पिछले उसमें सदी में गालिब थे, इस तरह उनकी अब अहमियत होती जा रही है। तो उन्होंने सेक्शन कायम करा, मुझे उन्होंने इसका इंचार्ज कायम करा और जो भी सारा काम मैं वर्क करता था। तो हम ये करते हैं, उस एक खतूत के 2 कार्ड बनाते हैं, एक खतूत जिसने लिखा और किसके नाम है, और एक स्लिप बनाते हैं जो हम खत के साथ पेस्ट कर देते हैं। और एक पॉलीथीन आती है, उसमें हम केमिकल छिड़कते हैं हर महीने में, 1.5 महीने में।
तो जिससे कीड़ा वगैरह जो उस पर लग नहीं पाता। फिर जब हमने देखा अच्छा खासा ज़ख़ीरा होता जा रहा है, हमने खलीक साहब ने जितने भी उनके भाई यहाँ लोग अदीब शायर मौक़िक़ आते थे उनसे गुजारिश की कि भाई हमें अपने ये ख़तूत दीजिए, और दिखाते थे उनको, देखिए मैंने इस तरह से यहाँ प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। तो लोगों ने देखा, उसको अच्छा लगा कि ये तो हमारी चीज़ें यहाँ अच्छी महफूज हो जाएंगी। तो उसमें बहुत हमारे जो इस वक्त जो मौजूद भी नहीं है, निसार अहमद फ़ारूक़ी, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, रशीद अन ख़ां, मसूद हुसैन ख़ां, मुख्तारुद्दीन अहमद, इन लोगों ने हमें ख़तूत देने शुरू कर दिए। अखबार में हम उनकी शुक्रगुजारी का एक गोशा देने लगे, लोगों ने तो उसको फैज़ पहुँचा और समझा। स्कॉलर आने शुरू हो गए कि यहाँ तो ख़तूत मिलने लगे हमें। PhD के जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और आपके बाहर जितनी लखनऊ यूनिवर्सिटी, सारे से स्कॉलर यहाँ आते हैं, उनका इस्तेफ़ादा करते हैं। हमारे यहाँ से मैमूना खातून जो हैदराबाद की है, उन्होंने ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी का ख़तूत मुरत्तिब किया। ख़ुद खलीगंज साहब ने जोश मली आबादी का ख़तूत मुरत्तिब किए। और आपका TR रैना जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने रशीद अन ख़ां के ख़तूत मुरत्तिब किया हमारे डिपार्टमेंट से लेके। और शमीम जहाँ जो यहाँ दफ्तर की एक साथी थी, उन्होंने मालिक राम पर ख़तूत मुरत्तिब किए। जी मुख्तारुद्दीन अहमद साहब थे अलीगढ़ के, उन्होंने रशीद अहमद सिद्दीकी पर काम कर रहे थे, मगर वो उनकी ज़िंदगी में हो नहीं पाया। और फ़िलहाल जो है डॉक्टर सरोल हुदा हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, वो आजकल काजी अब्दुल वदूद और निसार अहमद फ़ारूक़ी पर काम कर रहे हैं। उनके ख़तूत भी मुरत्तिब कर रहे हैं, उनकी शख्सियत और फ़न पर भी उनसे ख़तूत से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे जाते ख़तूत हैं। रशीद अन ख़ां हैं, मसूद अन ख़ां हैं, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, अज़ीज़ वारसी, मक़मूर सईदी, गोपाल मित्तल, ज़फ़र अदीब और मुशफ़िक़ ख्वाजा, आले अहमद सुरूर, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, इन सब के ख़तूत हमारे पास हैं। मनोज कुमार जो फ़िल्मी स्टार है, उसका एक ख़त उर्दू में हमारे एंजुमन आर्काइव में महफूज है। मौलवी अब्दुल हक के ख़तूत हैं। हाँ, बहुत से ख़तूत इस तरह का हैरत हो जाती है कि ये ख़त इनके ज़ख़ीरे में से हमें निकला। जैसे अभी मनोज कुमार का मैंने नाम जिक्र करा कि अब उनकी राइटिंग में दिखाता आपको, तो बहुत अच्छी तहरीर है उनकी। आगे कुछ भी नहीं है, बस ये अब तो क्योंकि मोबाइल और नेट से सारा काम हो रहा है, जिससे उसकी अहमियत तो है नहीं। जो हाथ के लिखे हुए ख़त की अहमियत है, वो टाइप के कंप्यूटर की अहमियत नहीं मानी जाएगी। और ज़बान मोबाइल से बात कर लेते हैं तो सारी बात उसमें हम मना भी कर सकते हैं, हमने ये बात नहीं कही। ख़तूत में तो ये है कि हाँ जी रिटर्न में है आपकी सारी चीज़ें। खलीक साहब ने एक तय और बनाया था, इनविटेशन कार्ड। जितने भी उर्दू प्रोग्राम दिल्ली में, दिल्ली से बाहर होते थे, गालिब इंस्टीट्यूट के, गालिब एकेडमी के, ख़ुद अंजुमन के, वो भी उन्होंने सेव करने शुरू कर दिए। जिससे एक तारीख़, अगर कल को कोई रिसर्च स्कॉलर्स को तारीख़ लेना चाहे और तरतीब देना चाहे, तो अंदाज़ा हो जाए कि हमारी अंजुमनों ने क्या क्या काम किए हैं, किन किन लोगों पर काम किए हैं। ये भी हमने फ़ाइलें वहाँ जमा की हैं। तो खलीक साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मगर खलीक साहब ने एक चीज़ करी है, वो हमेशा एक कैमरा अपने पास रखते थे, जिससे जितने भी मुख्तलिफ अदीब शोरा आते थे अंजुमन में, वो उनका एक फुल स्केप अपना फुल पोस्ट लेते थे और अपनी लाइब्रेरी में जमा करते थे। बहुत अहम उनके पास अच्छे अच्छे कैमरे थे। तो अगर वो ख़ुद भी नहीं खींचते थे, तो किसी से भी दफ्तर में अपना कि आइए ज़रा इन साहब का फ़ोटो खींचिए, और फिर वो उसको महफूज करा देते। इस लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास तकरीबन 1700 मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे हैं कि जो बहुत कम लाइब्रेरीज़ में ये इस स्टैंडर्ड के आपको मिलेंगे। अब अभी एक मैं आपको एक दिखाता हूँ, अगर ये है फसाने अजायब बा तस्वीर। ये हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ओनली वन स्क्रिप्ट है, कहीं दुनिया में पूरे हिंदुस्तान की लाइब्रेरी में कहीं ये इसकी कॉपी नहीं है। और ये मैं दिखाता हूँ कुलियात सौदा है। ये कुलियात सौदा के ज़माने का लिखा हुआ है, यानी अब आप लगा लीजिए तकरीबन इसको 400-500 साल 700-600 साल हो गए होंगे। और यहाँ जो स्कॉलर्स आते हैं, इंग्लैंड से भी आए हैं, तो उन्होंने बताया हमारे एक मखतूते को कि सिर्फ एक इसका नुस्खा ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा हुआ है, और वो इस कंडीशन में है कि वो पढ़ना में थोड़ी दिक्कत आती है। हमारे पास ऐसा है कि उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन खस्ता हालत में बहुत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास किस स्टैंडर्ड के मखतूते हमारे पास हैं। और इसके अलावा जो प्रिंट बुक्स हैं, वो भी हमारे पास निज़ाम हैदराबाद के ज़माने की किताबें हैं। दक्खनी अदब पर हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। कदीम उर्दू के ऊपर हमारे पास अच्छा कलेक्शन है। तनक़ीद और तारीख़
इस्लामियात, इनके ऊपर हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसका हमने पहले लेमिनेशन कराया था पूरी किताबों का, ताकि पेज इसका ख़राब ना हो, और फिर टाइम टू टाइम हम इसकी बाइंडिंग भी कराते रहते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट मिशन वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो हमें यहाँ समझा के गए थे कि किस तरह से इसको रखना है। तो हमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो देसी इलाज हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं, साबुन के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, वो आप अलमारियों में रखें। इसके ऊपर केमिकल का छिड़काव ना करें, कहीं अल्फाज की इंक ना बह जाए। तो वो हम ज़्यादातर यही हैं कि नीम के पत्ते हो गए, इस टाइप की चीज़ें हम रख करके इनको हिफाजत करते हैं इनकी। नहीं, हमारे पास कुछ पुराने मैगज़ीन बहुत हैं हमारे पास। 1857 और उससे भी पहले का हमारे पास कुछ शुमारे हैं, और उसके बाद जो 1800 का जो लास्ट टाइम है, 1894, 1887, उस ज़माने के हमारे पास मैगज़ीन्स और अखबार जो है वो हमारे पास महफूज हैं। देखिए, उस ज़माने में जब हम नए नए यहाँ आए तो यहाँ के सदर थे पंडित आनंद नारायण बुल्ला, जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और साथ में एक बहुत बड़े इंसान भी थे। कानून के एक बहुत बड़ा नाम है, आज भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। और इसके सेक्रेटरी थे डॉक्टर खलीक अंजुम साहब, जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इस ज़माने में उनसे बड़ा स्कॉलर शायद एक आध ही स्कॉलर हैं जो उनके पाए के हैं। तो अंजुमन का जो सफ़र था उस ज़माने में, वो रिसर्च के साथ साथ उर्दू के मसाइल के ऊपर भी हम बहुत तवज्जो देते थे। उर्दू की तालीम है, किसी सरकारी सतह पर कोई उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए हम जंग करते थे। अभी पिछले टाइम में हमने ज़ौक़ के मकबरे के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया और वहाँ से मुकदमा जीता, तो ज़ौक़ का मकबरा तामीर हो सका। गालिब के मज़ार के लिए भी हमने वहाँ की बहुत देखभाल के लिए हम कोर्ट से हमने काम किया। तो इस टाइप के हम लोग काम भी करते रहते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली ने कई बायोग्राफीज़ लिखी थी, जिनमें से 2 बायोग्राफीज़ बहुत मशहूर हैं। एक तो गालिब की बायोग्राफ़ी और यादगार गालिब की बायोग्राफ़ी यादगार गालिब के नाम से, और दूसरी सर सैयद की बायोग्राफ़ी हयात जावेद के नाम से। हयात के जावेद के माने होते हैं इटर्नल लाइफ, और किताब के टाइटल पर यहाँ लिखा हुआ है सर सैयद की लाइफ, अंग्रेज़ी लफ्ज़ भी है, उसके नीचे फिर हयात जावेद। और ये उसका सबसे पहला एडिशन है जो छपा था, और ये छपा था 1901 में। उसके बाद उसके और भी एडिशन छपते रहे, अब भी छपते हैं उसके एडिशन, लेकिन ये उसका दी वेरी फर्स्ट एडिशन जिसे आप कहेंगे, ये वो है।